वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी ज्योग्राफी 8th क्लास की खत्म कराई है और अभी जो हम अभी हिस्ट्री की जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए 8th क्लास की। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री की क्लासेस खत्म हो जाती हैं उसके बाद फिर हम 9th की क्लास शुरू कर देंगे पॉलिटी से। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो 8th क्लास का पहला चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में समझेंगे कि जो तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्यों इतिहासकार जो है उन तारीखों के कह सकते हो कि तारीखों की इंपॉर्टेंस को पे क्यों इतना जोर देते हैं। ठीक है, आज वो समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और किस तरह चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम जो है वो समय या अवधियां कैसे तय करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जाहिर सी बात है कि तारीखें तो महत्वपूर्ण हैं ही। जो चीजें बीत गई उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आज के समय की तुलना हम उस समय से करते हैं कि उस समय किस तरीके का समाज हुआ करता था और आज का समाज किस तरीके से है। उस समय शासक किस तरीके से हुआ करते थे और आज के जो शासक है वो किस तरीके से है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कितनी जो है तरक्की की है या कितना हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जरिए हम कह सकते हैं कि मतलब तारीखों में ही खोए रहते थे। ठीक है, जिसकी ताजपोशी कहते हैं ना कि किसी शासक की ताजपोशी जो है कब हुई, युद्ध कब हुआ है ना, कौन सा युद्ध कब हुआ है ना, इन्हीं तारीखों के ऊपर बहसें चलती रहती थी। तो आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। ठीक है, और लोग इतिहास को एक उबाऊ कह सकते हैं ना, जैसे बोर करने वाला समझते थे। मानने लगते थे कि बस तारीखें रटते चले जाओ और इतिहास जो है आपको याद हो गया। तो क्या ये इतिहास के बारे में धारणा सही है? यह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सिर्फ इतनी ही चीजें हैं कि हमें तारीखें याद करनी चाहिए और जो है इतिहास के बारे में हम समझ जाएंगे। तो इतिहास में अलग अलग समय के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, जैसे समय के अंतराल के बारे में बातें होती हैं कि किस समय क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, इस संबंध जो इसका जो संबंध है इस बात से है कि पहले जो अतीत में चीजें किस प्रकार से जो है थी और क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं हम अतीत और वर्तमान की तुलना कैसे करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि हम उसकी तुलना करते हैं और करने की मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय से लेके आज के समय में क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई चाय पी रहा है तो चाय पीते हुए जब हम उसको चाय पीते हुए देखते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वो चाय इंसान पी रहा है तो क्या चाय आज की देन है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे मन में सवाल आता है ना कि चाय पीनी कब से शुरू हुई। ठीक है, हम लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, क्या क्या चीजें थी जो उसको शुरू करने के लिए जो है वो किया गया। ठीक है, हम अखबार पढ़ते लोगों को देखते हैं, आते जाते भाई देखते हैं ना लोगों को, अखबार पढ़ रहे लोग बैठ के दुकानों पे अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो अखबार पढ़ते देखते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अखबार आज की देन है, तो नहीं। तो ये जो चीजें हैं हमें ये अपने आप ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये सारी ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। चीजें एक दिन में नहीं बदलती हैं, जैसा आपको पता है कि जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदलती हैं, है ना। धीरे धीरे जो है चीजें बदलने में समय लेती हैं और एक उसका जो है लंबा समय लगता है और इसको कोई स्पष्ट तिथि भी इसकी नहीं होती है कि एक ही दिन में वो चीज बदल गई हो और स्पष्ट वो तिथि हम उसकी याद कर ले।
है ना। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश शासन की स्थापना की तिथि हम नहीं बता सकते, क्योंकि 200 सालों तक, 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश शासन ने राज किया है, ब्रिटिश शासन ने हुकूमत किया भारत पर, और अंततः भारत को आजादी मिली उनसे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तारीख हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि वो आए, धीरे धीरे वो उनकी कॉलोनियां बसी, उन्होंने राजाओं को अपने कब्जे में लिया, राजाओं को अपने विश्वास में लेके फिर उनके साथ जो भी मतलब उनके जो अधिकार थे उनसे छीन लिए, है ना। तो ये धीरे धीरे चीजें बदली हैं, एक दिन में ये चीजें नहीं बदली हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ ये हम नहीं बता सकते, समाज के किस दिन बदलाव आए ये बताना संभव नहीं है ना। तो ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं, तथा जब दिखाई देनी शुरू होती हैं या बदलाव दिखाई देते हैं, तब हम इनकी जो है बात कर सकते हैं, है ना। और तब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये बदलाव हुआ तो इस कारण से ये बदलाव हुआ है, ठीक है। तो एक समय था जब कुछ युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था, ठीक है। और हम देखते हैं कि यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, है ना। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से जो साल जो है राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर पर बच्चे पैदा हुए, कौन से और उसके कौन सी जो कौन कौन सी उसने जो है लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। और कब मारा गया, फिर उसके जाने के बाद यानी उसके मरने के बाद उसके जो है राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। इसके लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर टाइम जो है ना, आप कह सकते हो कि एक टाइम फिक्स है कि हाँ भाई इस समय ये चीज हुई है, तो ये इसके बारे में चीजें बताई जा सकती हैं। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो चीज है इस समय घटित हुई है। अब इतिहासकार दूसरे सवालों पर भी ध्यान देने लगे हैं, जैसे लोगों की रोजी रोटी, अनाज उगाना, क्या खाते थे लोग, शहरों में जो रहते थे उनका रहन सहन कैसा था, बाजार कैसे थे, है ना। तो रियासतें कैसे बनी, है ना, नए विचार कैसे पनपे, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में भी इतिहासकार जानने की कोशिश करने लगे हैं। तो इनसे हमें एक चीज समझ में आती है कि जो इतिहास सिर्फ एक कह सकते हो कि सिर्फ एक तारीख से जुड़ी हुई चीज नहीं है, इतिहास बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं, ठीक है। बहुत काफी मतलब विस्तृत उसका जो ज्ञान है हम कह सकते हैं है। और ये जो चीजें हैं इसको हमें इस तरीके से समझनी चाहिए कि समय के साथ साथ ना वहाँ की जो 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 कल्चर था, जो समाज था, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कौन सी तारीख है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी तारीख है। तो कुछ तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करते चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना हुई, ठीक है, और कुछ खास घटनाएं होती है वो हमें याद रह जाती हैं, वो महत्वपूर्ण उसको हम मानते हैं, तो इसकी वजह से वो तारीख हमको याद रह जाती है। अध्ययन का विषय बदलते ही मुद्दे बदल जाते हैं, ठीक है, और तारीखें भी बदल जाती हैं। कुछ खास चीजों को ही बार बार फोकस किया जाता था और किया जाता था, कोई अंग्रेज अधिकारी हो या कह सकते हो कोई राजा हो, है ना। मान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, अंग्रेज अधिकारी वायसराय, उसके साथ माउंट बैटन तक की जो भी जितने भी जो है वायसराय हुए हैं, है ना, जितने गवर्नर जनरल हुए हैं, है ना, इन सबको इम्पोर्टेंट माना जाता है और कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन बाकी समाज का क्या, ठीक है, कि मानो इसके अलावा कुछ और नहीं है ना, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, तो मानो इनसे बाहर कोई भी चीज नहीं है और ना ही उसके बारे में जानना आवश्यक हो, है ना। जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसे जो है अध्यायों या टुकड़ों में बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं? ताकि उसको समझने में जो है आसानी हो, उसमें सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, है ना, तो और उसको याद रखा जा सके, ठीक है। अगर सारी चीजें एक में मिक्स कर देंगे, हौज पौज चीजें हो जाएंगी, हमको समझ नहीं आएगा, सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रक्रिया में हम सिर्फ घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, ठीक है। हम अवधियां कैसे तय करते हैं?
हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो 1817 की बात करें तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। इसे ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। ठीक है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ठीक है, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी, जो एक अवधि है, एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों की उसकी क्या महत्ता है, यानी उसका क्या महत्व हो सकता है। तो जो अपने जेम्स जो मिल थे, जेम्स मिल ने ये माना कि अंग्रेजों द्वारा जो सुझाए गए वो जो वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके विचार थे वो किस तरीके से थे। तो उनके विचार ये थे कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, उन्होंने ये माना कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को एक सुव्यवस्थित जो है राज्य जो है बना सकते हैं। उस समय यहाँ पे काफी वो मानते थे कि उस समय यहाँ पे काफी जो है कुरीतियां फैली हुई थी, काफी जातिवाद था, शासक के जो अंडर जो लोग रहते थे वो काफी उनके ऊपर उनका प्रभाव था और वो चीजें जो है खुल के नहीं कर पाते थे, काफी उनके ऊपर जो रोक टोक लगी होती थी, है ना। तो काफी यहाँ पर यहाँ की जो दशा थी वो दयनीय थी भारत की उस समय। तो उनका ये मानना था, तो उन्होंने ये माना कि जो अंग्रेज हैं वो ये जो चीजें उनको दूर कर सकते हैं, है ना। तो दूर करने के बाद जो है वो एक अच्छा एक राज्य बना सकते हैं। तो इसीलिए सारी शक्तियां जो होती है, जो सारी शक्तियां हैं वो अंग्रेजों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। तो जेम्स मिल का ये मानना था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग जो इतिहासकार हैं, हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की ही अपनी जो है समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को जो है विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आप कह सकते हो कि समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का जो है युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि हम इस पुस्तक में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के समय लोगों के पास जो है समानता का, स्वतंत्रता का या मुक्ति जो है उस समय नहीं थी। ठीक है, भाई जाहिर सी बात है भाई, अपनी चीजें तो हर कोई आगे रखता है ना। ठीक है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि जो समानता, स्वतंत्रता और जो मुक्ति थी उस समय अंग्रेजों के समय भी नहीं थी, और यह आर्थिक विकास और जो है प्रगति का दौर था। ठीक है, बहुत से इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक युग क्या है? औपनिवेशिक युग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि उपनिवेश क्या है? उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे देश में जाना और वहां जाके अपना जो है काम धंधा शुरू करना, यानी वहां पे अपना जाके बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, तो औपनिवेशिकता के कारण ही जो है अंग्रेज यहाँ पर आए। ठीक है, उन्होंने भारत के राजाओं महाराजाओं को अपने झांसे में लिया, धीरे धीरे जो है उनको फंसाया। ठीक है, और उनको अपने धीरे धीरे अधीन करना शुरू कर दिया। फिर उनसे लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो उपनिवेश में अंग्रेजों ने जो है हम देखते हैं कि देश को जीता, राजाओं को, नवाबों को जो है दबाकर जो है शासन चलाया, है ना। अर्थव्यवस्था समाज पर जो अर्थव्यवस्था समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, खर्चे के लिए जो है लोगों पर दबाव डाला, उनसे जो है राजस्व वसूल किया, जो है चीजें थी वो सस्ती कीमत पर खरीदी, उसको महंगी कीमत पर बेचा, है ना। महत्वपूर्ण जो है फसलें थी उनकी खेती कराई गई, है ना। तो इससे जो है हम देखते हैं कि इससे मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद में, रीति रिवाज के में काफी बदलाव हुए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें थी वो काफी धीरे धीरे बदलती रही। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की जो राजनीति
आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक या इस तरीके के जो बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो चीजों को हम किस तरह जानते हैं, हम किस तरह समझते हैं चीजों को, देखते हैं। हम किस तरह जानते हैं, हमें चीजें कैसे पता चलती हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, यही है ना कि हम किस तरह जानते हैं, यानी हमें चीजें कैसे पता चलती हैं। तो सबसे पहले जो है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ठीक है। प्रशासन अभिलेख, पहले प्रशासन अभिलेख को समझ लेते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए किसी भी सरकार को अगर चलाना हो तो उसके लिए हमें कागजी कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन जो है होते थे। कैसे? अंग्रेजों का मानना था कि चीजों को लिखना महत्वपूर्ण है, उनको सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी देश में शासन करने से पहले जो है वहां के रीति रिवाज, वहां के कल्चर, वहां के समाज और वहां की चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि पहले योजना बनाए, पहले योजना बनाई, ठीक है, फैसले लिए, ठीक है, और फैसले पर जो है जांच जो की गई, उस पर जो सहमति बनी उसके हिसाब से उन्होंने कार्य किए। तो अंग्रेज मानते थे कि दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनाए, ठीक है। हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि तहसील के अंदर जो है दफ्तर बनाए गए, है ना, कलेक्ट्रेट बनाए गए, कमिश्नर के दफ्तर बनाए गए, है ना, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी बनाई गई। तो सब सबके जो भी ये चीजें बनाई गई तो सबके अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे, जहां पे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखा जाता था। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए जो अभिलेखागार बनाए गए, संग्रहालय भी बनाए गए, ठीक है। तो जैसे हम पिछली कक्षाओं में हमने खुशनवीशी के बारे में बात की थी, खुशनवीशी और सुलेखनवीश होते थे, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग हाथों से लिखते थे और बहुत खूबसूरत लिखा करते थे ये लोग, ठीक है। तो इनकी चीजें यानी पांडुलिपियों वगैरह पर लिखा करते या भोजपत्रों पर लिखा करते थे लोग, तो इनकी चीजें भी जो है आज तक जो है संभाल कर जो है रखी गई हैं। और वो जो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई उस समय का समाज कैसा था और वो चीजें हमें देखने को मिलती है, राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वेक्षण का जो है महत्व, इसमें दूसरा है सर्वेक्षण का महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हुआ। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर शासन के लिए उसे जानना आवश्यक है, इसीलिए नक्शे तैयार किए गए, ठीक है, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, है ना। उसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि गांवों के सर्वेक्षण हुए, है ना। गांवों के सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे की जांच पड़ताल, ठीक है, जीव जंतुओं का जो है जांच पड़ताल, स्थानीय इतिहासों और फसलों के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की गई, है ना। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि भारत जो है कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें किस तरीके से फैली हुई है, तो सब कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में जनगणना की भी जो है हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में लगभग 1872 के आसपास पहली बार जो जनगणना हुई थी, ठीक है। और फिर 1882 से जो लगातार जनगणना की जाने लगी, ताकि लोगों की संख्या का, उनकी जाति का, उनके धर्म का, उनके इलाकों का, उनके व्यवसाय का, यहाँ तक कि लिंग अनुपात का, इन सब चीजों का पता लगाया जा सके, ठीक है। तो जो ये रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, यानी अधिकृत जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे क्या पता नहीं चलता, ये चीजें तो हमने जान ली।
कि ये जो चीजें हैं इनसे ये चीजें होती हैं और ये चीजें हमें पता चल गया, सर्वेक्षण का महत्व पता चला, प्रशासन अभिलेख जो थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब क्या पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ मतलब चीजें जो है, काफी चीजें तो हमें पता लगाई जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जिनके बारे में हमें पता जो है नहीं चलता है। तो सरकारी जो अफसर थे वो क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, उनके बारे में हमें पता चल जाता है ना। परंतु आम लोगों के बारे में क्या, आम लोग क्या सोचते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उनकी कैसी थी, वो किस तरीके से अपना जो है घर बार चलाते थे, वो किस तरीके से चीजें करते थे और किस तरीके से जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, तो उनके बारे में हमें चीजें नहीं पता चलती हैं। तो उनके बारे में भी जानने के लिए हमें जो है कैसे पता चलता है, तो मान लीजिए जो दूसरे देश से तीर्थ यात्री आते थे, उनकी जो कहानियां थी, उनके जो रची हुई किताबें थी, उनसे पता चलता है ना। और जो उनकी जो डायरियां थी उनसे पता चलता है, यात्रियों का जो संस्मरण थे उनसे पता चलता है, आत्मकथाएं जो लोगों ने लिखी हैं उनसे पता चलता है, जो उस समय छपने वाली पुस्तकें होती थी या लोकल जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे उनसे पता चलता है ना। पुस्तिकाएं, कुछ लोग लिखने के शौकीन थे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे, है ना, तो वो पुस्तिकाएं लिखने के शौकीन थे, किताबें लिखने के शौकीन थे, तो उनसे हमें पता चलता है। कवि थे, उपन्यासकार थे, इस तरीके के जो लोग थे उनसे हमें पता चलता है ना। तो उस समय भी काफी लोग जो पढ़ने लिखने वाले थे, पढ़ने लिखने के शौकीन थे, तो वो लोग जो है ना, वो लोग आम जो लोग थे उन लोगों के बारे में जो है लिखा करते थे, समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था, जाति धर्म क्या था, क्या क्या चीजें थी, है ना, तो उसके बारे में वो लोग लिखते थे। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग जंगलों में रहते थे, जो लोग किसान थे या जो लोग गरीब थे, ठीक है, तो उनके बारे में कैसा पता चलता था, उनके बारे में जो है हम काफी कम चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि आदिवासी लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो उनके बारे में वो खुद चीजें नहीं लिख सकते थे, ठीक है। किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो खुद चीजें नहीं लिख सकते थे, है ना। कुछ गरीब लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद चीजें नहीं लिख सकते थे। तो इनके बारे में जो है इस काफी जो है इसके बारे में हम अगर खोजबीन करें तो इनके बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें थी हमें उस समय देखने को मिलती थी, और जो पहला जो यही चैप्टर था कि कब कैसे कब और कहाँ, हम ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इतिहासकारों ने जो है चीजों को देखा है और किस तरीके से हमें चीजें देखने को उस समय मिलती थी, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स हैं हम उसके बारे में यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय का समाज कैसा था और वो क्या क्या चीजें थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती चली गई, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही, ठीक है। और जो ये फर्स्ट चैप्टर था, अब सेकंड चैप्टर हम फिर जल्दी से लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लासेस पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर से हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।